हर घर को एक दर्द से पिघलते देखा है, तकलीफ की आग में जलते देखा है। नशा ऐसा मर्ज है जो जिंदगी बर्बाद कर देता है, मरने से पहले ही इंसानों को सुपुर्दे खाक कर देता है। हरदम ये ख्वाहिश रहती है कि ये सारे दर्द पिघल के बह जाएंगे, लेकिन नशा रगों में इस कदर बहने लगा है कि इस दुनिया से मेरा रिश्ता तोड़ रहा है। घर की नारी का क्या कहूँ, अब तो तन की नाड़ी भी साथ छोड़ रहा है। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त मोहसिन खान। कहते हैं जिंदगी एक नशा है, लेकिन कुछ लोग अलग जीने की चाह में ऐसी राह पकड़ लेते हैं जहां सही और गलत का फर्क मिट जाता है, अच्छे बुरे का कोई मतलब नहीं रह जाता। आज हम जिंदगी के इस सफर में जिंदगी के उन पहलुओं से रूबरू होंगे जो आज लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बनता जा रहा है, लेकिन ये हमारे समाज को धीरे धीरे दीमक की तरह खाता जा रहा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नशा और नशे से जुड़े उन तमाम पहलुओं की जिसने लाखों नौजवानों को गुमराह कर उनके परिवार में जहर घोल रखा है, देश और समाज को खोखला कर रहा है। ये जहर है जो मौत देता है, ये नशा है जो सब नाश करता है। देखा जाए तो नशा और नाश में ज्यादा फर्क नहीं है। नशा मौत है, नशा जहर है, नशा विष है। नशा इंसान को मौत की छांव में सुलाकर जिंदगी और मौत का फर्क ही मिटा देता है। फिर भी लोग बेइंतहा नशा करते हैं। नशे की कतार में खड़े होने वालों की लाइनें दिन ब दिन लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। आज नशा फैशन और ट्रेंड का एक हिस्सा बन गया है। न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं और बच्चे भी इसके जाल में फंसते जा रहे हैं। नशे की लत ने हमारे युवाओं को पूरी तरह से अपने भंवर में फंसा रखा है। ये नशा अपनी चपेट में इस कदर ले चुका है कि रोज बरोज कोई न कोई इस दुनिया में ऐसे दाखिल होता है जो फिर कभी निकल ही नहीं पाता। अगर संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट पर गौर फरमाए तो दक्षिण एशिया में हमारा देश हेरोइन का सबसे बड़ा उपभोक्ता बनता जा रहा है। आइए देखते हैं कि हमारे देश में नशे की क्या हालत है। साल 2001 में एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के मुताबिक भारतीय पुरुषों में अफीम लेने वालों की उच्च दर 12 से 60 साल की उम्र तक के लोगों में 0.7% प्रति माह देखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान ने 2008 में 17 मीट्रिक टन हेरोइन की खपत की और ये खपत वर्तमान में बढ़कर 65 से 70 मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो गई है। हिंदुस्तान में 1500 से 2000 हेक्टेयर में अफीम की अवैध खेती होती है। पिछले 7 से 8 साल के अंदर शराब और सिगरेट पीने वाले बच्चों की संख्या 60% बढ़ चुकी है। साल 2001 के मुकाबले आज 60% ज्यादा छात्र नशे का सेवन करते हैं। हमारे देश में हर साल 9 लाख लोग तंबाकू की वजह से मौत की नींद सो जाते हैं। आशंका है कि साल 2030 तक 80 लाख लोगों की तंबाकू से मौत होगी। 20 साल पहले जहां 300 लोगों में से एक व्यक्ति शराब का सेवन करता था, वहीं आज 20 में से एक व्यक्ति शराबखोर है। हमारे देश में 70% से ज्यादा लोग आज भी गांव में रहते हैं और गांव के 80% से ज्यादा लोग नशे के आदी होते हैं। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, अफीम, चरस, शराब और न जाने कई और नशे के ऐसे रूप हैं जो धीरे धीरे इंसान को खाते जा रहे हैं। नशा इंसान को खा रहा है। नशा चाहे जिस रूप में मिले इंसान का नाश ही करता है। आइए अब आपको बताते हैं कि नशे के किस्मों और उससे होने वाले नुकसान।
तंबाकू में निकोटीन, कोलतार, आर्सेनिक और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे खतरनाक जहर होते हैं, जिसको लेने से तपेदिक, निमोनिया और सांस की बीमारियों के साथ साथ मुंह, फेफड़े और गुर्दे में कैंसर होने की संभावनाएं रहती हैं। अफीम, चरस, हेरोइन और स्मैक वगैरह से इंसान पागल और सुषुप्त अवस्था में आ जाता है। शराब के सेवन से लीवर खराब हो जाता है। कोकीन, चरस, अफीम ऐसे उत्तेजना लाने वाले पदार्थ हैं जिसकी वजह से इंसान अपराध कर बैठता है। धूम्रपान करने से भी शरीर पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए न खुद धूम्रपान करें और न ही किसी को करने दें। कोक, पेप्सी, चाय और कॉफी दिल की धड़कन, दांतों के रोग, गले के रोग, बदहजमी जैसी बीमारी पैदा करती है। कोक जैसे ठंडे पेय घातक हैं, कभी न पिएं। जुबां बोलती है अक्सर, मगर दिल खामोश रहता है। नशे के बाद कब किसे होश रहता है, इस कदर डूब जाता है वो नशे की गहराई में। जिंदा तो रहता है पर कब जी होश रहता है। नशे की लत और इसकी तलब जब जागती है तो इंसान के ज़मीर को ऐसा मारती है कि अच्छे बुरे का होश नहीं रहता। जिंदगी के रास्ते में चाहे लाख कालीन बिछी हो, ये नरक की तरफ ही ले जाती है। इंसान वक्त के साथ नशे की कैद में इस कदर फंस जाता है कि समाज और दुनिया से दूर होने लगता है और देखते ही देखते ऐसी दुनिया में जीने लगता है जहां अपने तो होते हैं लेकिन कोई अपना नहीं रहता। कहते हैं इंसान पहाड़ की ऊंचाइयों से गिरकर तो खड़ा हो सकता है, लेकिन जब किसी की नजरों से गिर जाता है तो फिर कभी खड़ा नहीं होता। नशा भी उनमें से ही एक है। इसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ हैं वो लोग जो आज भी नशे की गिरफ्त में हैं और वो लोग भी जिन्हें इस लत ने अपनी आगोश में ले लिया था, लेकिन बाद में वो संभल गए। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमिताभ शाह, जो हर रोज ऐसे मरीजों के बीच रहते हैं। एनजीओ दिव्य ज्योति संस्थान की तरफ से साध्वी जया भारती जी, जो लोगों को नशे की दुनिया से बाहर निकालने का काम कर रही हैं। डीजे अना सचदेवा जी, जिनके सामने हर रोज कई लोग नशे में धुत होकर हंगामा करते हैं। लखनऊ से यूपी पुलिस के आईजी अमिताभ ठाकुर जी, जिनका सामना रोज ऐसे अपराधियों से होता है जो नशे की हालात में जुर्म को अंजाम देते हैं। और साथ ही वो भाई है जो अपने ही भाई की बुरी आदतों को झेलने पर मजबूर है। सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में दो लोग ऐसे मौजूद हैं जो आज भी नशा करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कैसे इसकी लत लगी और कब? 17-18 साल की उम्र में ये नशा लग चुका था। उसके बाद में बहुत टाइम चाहा कि कुछ भी ठा के नशा करने से मतलब है। घर की कोई भी चीज़ ठाई या नहीं हुआ या कुछ भी हुआ, उठा के कर दिया। उसके बाद में घर वाले फिर ले जाके नशा मुक्ति केंद्र में जाके बंद कर दिया। किस तरह का नशा आप करते हैं? शुरू में करते थे गांजा वगैरह पीते थे लड़कों के साथ में। फिर उस पीने के बाद में उससे फिर नशा होने ही नहीं बंद हो गया। फिर स्माइक शुरू कर दी, उससे ज़्यादा हुआ दिमाग में लेना। फिर ज़्यादा ही परेशान हो गए घर वाले, उन्होंने जाकर नशा मुक्ति केंद्र में ले जाके बंद कर दिया। 4-5 हज़ार रुपये दिए उनको, बंद कर दिया। 40-45 दिन रहे वहाँ। फिर वहाँ से थोड़ा उन्होंने भी बताया, बहुत जुल्म करा कि कभी कुछ। फिर वो दवाई ऐसी देते थे कि उल्टी करवाते थे, बहुत ख़तरनाक वाली। यही रहता था कि मर जाना ही है। फिर वहाँ से आए निकल के तो कुछ ऐसा लगा कि जो पहले करते थे उसमें से आधा रह गया। करते आज भी हैं मगर उसमें आधा रह गया। जितना पहले जिस मात्रा में आप पहले करते थे उसकी आधी मात्रा। लेकिन आज भी ऐसी स्थिति नहीं है कि आप उसके बिना रह सके? नहीं। आपके साथ क्या हुआ? मैं अपने दोस्तों के साथ फिरता था तो इस वजह से मुझे ये लत लग गई, जिससे मुझे आज परेशानी इतनी हो रही है कि मेरे घर वाले भी दुखी हैं। क्या करते हैं आप?
मैं पढ़ता हूँ। क्या नशा लेते हैं? मैं शराब, सिगरेट, गुटखा जो होता है मैं उसी पर लग जाता हूँ। जो भी मुझे परेशानी नहीं थी जो मुझे आज देखनी पड़ रही है। आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया? मैंने कोई डॉक्टर से भी कंसल्ट नहीं किया, क्योंकि सरकारी कैंप है नहीं, और जो इसकी वजह से प्राइवेट कैंप में हमें जाना पड़ता है कि 5,000 7,000 महीना देने पड़ते हैं, इस वजह से हम दे नहीं पाते। लेकिन क्या ये क्या जरूरत है, मजबूरी है, शौक है, आखिर है क्या ये एक लत लग जाती है जिससे इंसान अपने आप को मदहोश में हो जाता है, जो समझ ही नहीं पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। बस चाहिए, पैसे हो ना हो, चोरी डकैती मार काट, माँ बहन भाई कोई किसी को नहीं देखता, सिर्फ चाहिए। चोरी करके छीन के कुछ भी लड़ पड़ा के हमें खरीद के अपने आपको करना पड़ता है। लेकिन ऐसी चीजों की ही क्यों लत लगती है? लत तो अच्छी चीजों की भी लग सकती है, आखिर ऐसी चीजों की क्यों लत लग रही है कि आपका शरीर भी खराब हो रहा है, समाज में आप बदनाम भी हो रहे हैं, ऐसी चीजें करने के लिए मजबूर है जो शायद आपको नहीं करनी चाहिए, या जिसकी वजह से सिर्फ आपको ही नहीं आपके परिवार वालों को भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है? परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब ये चीज़ हमें लग चुकी है तो हम पे नहीं छोड़ पा रही, और वो हमसे नशा के अंदर बेचते हैं, लेकिन हमें जाया नहीं जाता। हम छुपक जाते हैं, भाग जाते हैं, फिर उनके पास कुछ पैसे भी नहीं है जो इतने मतलब हमें अस्पताल या नशा केंद्र में जो हमें दवाई या हमें एडमिट कर दिया जाए। तो आप पैसों की वजह से, कहीं ना कहीं पैसों की किल्लत है, उसकी वजह से आप अपना इलाज नहीं करवाना चाहते? जी। हालांकि आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं, पैसों की वजह से इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। जी, हम 2 रोटी भी बड़ी मुश्किल से खा पा रहे हैं इस टाइम। सरकार कुछ काम नहीं, धंधा नहीं, फिर भी हमें ये लत लग गई अपने दोस्तों के साथ। चलिए दूसरे पहलू पे आते हैं। एक तो पहलू ये हुआ कि जहां पर कहीं ना कहीं पैसे की किल्लत की वजह से इलाज नहीं करा पा रहे। ऐना सचदेवा जी, कोई भी बार बिना डीजे के अधूरा माना जाता है। आप रोज इस तरह के लोगों को देखते हैं जो नशा करते हैं। आपको क्या लगता है, लोग इस तरह की दुनिया में क्यों रहना चाहते हैं? पहले जो मुद्दा है हमारा ड्रग एडिक्शन, इट्स अ क्रॉनिक व्हाट आई फील, एंड drug, it's a brain disease we can say, and that causes compulsive drug seeking and the use of it. So drug addiction एक drugs या अल्कोहल एक अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए लेते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट, फॉर ठीक है, आप कभी वंस इन अ ब्लू मून पहाड़ी जाते हैं, वहाँ पे आप ठीक है ड्रग्स लिया। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत जो होती है वो वहीं से होती है। बट हैबिटेड होना, एक एडिक्टेड होना, ये चीज़ सबसे गलत होती है। एक चीज़ आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लेते हैं वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, फॉर अ वाइल, बट एक उसका आदी हो जाना कि उसके बिना आप रह नहीं पाते हैं, फिर वो सब पे इम्पैक्ट करता है, मेंटली, सोशली, आपका फिजिकली एंड इमोशनली टू। तो ये चीज़ें जब देखते हैं तो ऑब्वियसली बुरा लगता है, एंड मैं तो ये बोलूँगी इसे नो टू ड्रग्स। या तो आपकी पार्टीज बंद हो जाएंगी। अगर अल्कोहल और ड्रग्स खत्म हो जाएगा तो पार्टीज में कौन जाएगा? या जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट इट्स गुड, ठीक है, क्लब्स लोग आते हैं, म्यूज़िक एंजॉय करते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, हमारे सामने ही लेते हैं, बट जब एक एक्सेस जो ओवरडोज होता है होना चाहिए किसी चीज के लिए, यू ट्राइंग टू से दैट? या ओवरडोज वो किसी भी चीज की हो वो हमेशा ही आपके लिए हानिकारक है। चलिए, साध्वी जया भारती जी, आप नशा मुक्त अभियान चलाती हैं। ऐसे लोगों से रोज सामना होता है जो दिन रात नशे में डूबे रहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि नशे की चपेट में लोग किस तरह से आ जाते हैं और किन तबके में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। मैं अभी आपका जो पूरा चर्चा चल रही थी मैं उसको सुन रही थी, स्पेशली हमारे साथी एक यहाँ पे हैं जिन्होंने बताया, इनसे भी इनकी भी बात मैं सुन रही थी। तो मैं आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं कुछ अहम जो मुद्दे जुड़े हुए हैं जिसके बारे में नॉलेज नहीं है समाज में, कन्फ्यूजन बहुत है और जिस वजह से यूजुअली ड्रग्स में व्यक्ति आदी हो जाता है। एक्चुअली हम लोग ज़्यादातर समझते नहीं हैं कि 2 तरीके की ड्रग्स होती हैं। एक हम कहते हैं कि सॉफ्ट ड्रग्स और एक हार्ड ड्रग्स। सॉफ्ट ड्रग्स यानी कि हम इन्हें गेटवे ड्रग्स भी कहते हैं, जिसमें तंबाकू, गुटखा, शराब, बीड़ी ये सब आ जाता है और लोगों को लगता नहीं कि ये नशा है। सबसे पहले इन्हें लगता है कि एंजॉयमेंट है और
वो क्या करते हैं कि एक बार जब आप गेटवे ड्रग्स आपने लेना शुरू कर दिया तो ह्यूमन माइंड के साथ एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं इनहिबिशन। पहले एक संकोच होता है आपके अंदर, लेकिन जिस दिन आपने पहली बार नशा लिया उस दिन आपका संकोच खत्म हो गया। आपके ब्रेन को एक हाई फीलिंग होती है और जितनी देर उस नशे का असर पहली बार जो आपने लिया वो आपकी ब्रेन में रहता है और जैसे ही वो असर कम होता है तो आप एकदम उस हाई फीलिंग से लो आते हैं। तो आपकी ब्रेन ने जो हाई फीलिंग एक्सपीरियंस की, अनुभव किया, अब जैसे ही आप नीचे आए तो आपकी ब्रेन को वो लो फीलिंग अच्छी नहीं लगती, तो ब्रेन चाहती है कि मुझे वो दोबारा हाई फीलिंग चाहिए। तो वो दोबारा आप उस पदार्थ को या जो भी तंबाकू, गुटखा, सिगरेट आपने ली आप दोबारा लेते हैं। वो रिपीट जब हो जाता है तो जैसे इन्होंने कहा कि हम एंजॉयमेंट के लिए ले लें, तो आई थिंक अमिताभ जी यहाँ बैठे हैं और बहुत बेहतर इस चीज़ पे समझा पाएंगे कि हमारा एक न्यूरॉन पाथवे होता है हमारी ब्रेन से और हमारी फिजियोलॉजी से जुड़ा हुआ होता है कि अगर हम किसी चीज़ को बार बार लेते हैं तो वो न्यूरॉन पाथवे मजबूत हो जाता है और उसके मांगने की आदत बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है और आप नशा, छोटा नशा धीरे धीरे लेते हुए गेटवे ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स की दुनिया का गेट आपने खोल दिया। अब जैसा कि इन्होंने कहा कि कभी कभी एंजॉयमेंट के लिए ले सकते हैं, यही प्रॉब्लम है। आपकी बॉडी को नहीं पता कि ये एंजॉयमेंट है और ये डिपेंडेंस है। किसी भी ड्रग्स का जो आदी हो जाना होता है वो एक इवेंट नहीं होता कि अच्छा परसों घटेगा तो हम आज छोड़ दें। आप कब धीरे धीरे आदी हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता और एक ऐसा मौका आपकी लाइफ में आता है जब आपको ये एहसास होता है कि अब उस सब्सटेंस के बिना आप नॉर्मल नहीं रह पा रहे हैं। इसीलिए नशे को डिफाइन किया गया कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो आपकी कॉग्निटिव जो कैपेबिलिटीज़ हैं, सोचने समझने की ताकत, आपकी मोटर एबिलिटीज़, इनको ऑल्टर कर दे, इनको बदल दे, वो पदार्थ नशा है। वो स्मैक ड्रग्स, जो हार्डर ड्रग्स हैं, हम कोकेन और कोक एंड कैफीन, मारिजुआना की बात कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप शराब लेते हैं तो शराब के आप 4 पैग लीजिए और उसके बाद आप सीधा नहीं चल पाएंगे, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपके मोटर एबिलिटीज़ का जो सिस्टम है वो बिखर गया, आप अब नॉर्मल नहीं हैं। तो जो आपको नॉर्मल से अलग कर दे वो नशा है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे युवाओं के साथ ये है कि एडवेंचर, थ्रिल, दोस्तों के दबाव में, सिर्फ कुछ करके दिखाने में, अच्छा मैं करके दिखा रही, तेरे से ना एक सिगरेट भी नहीं संभलेगी, अच्छा अभी करके दिखाता हूँ, क्या बात कर दी। और यूजुअली ये लड़कों में ज़्यादा है क्योंकि अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना, अपने आप को लोगों के सामने प्रूव करना, आजकल लड़कियों में भी बहुत है। लेकिन अगर हम परसेंटेज देखें, लड़कियां ड्रग्स ले रही हैं, लेकिन एक एडवेंचर जो है ये बॉयज में हम लोगों ने बहुत ज्यादा देखा है। हम सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, जहां से हमारे पास यूपी पुलिस आईजी अमिताभ ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, आपका हर रोज आम इंसान से लेकर शातिर अपराधियों से सामना होता है। आप अक्सर समाज का सबसे भयानक चेहरा देखते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में नशा अपराध का सबसे बड़ा कारण है? देखिए, मैं इसमें 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात, मैं इस बात को नहीं मानता, विद ड्यू रिगार्ड्स सर, मैं नहीं मानता कि नशा ही एकमात्र अपराध का कारण है या सबसे बड़ा कारण है। न तो मैं एकमात्र मानता हूँ न सबसे बड़ा मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नशा विशेषकर उन लोगों के लिए ज़्यादा घातक है जो इसका सेवन करते हैं, बनिस्बत कि इसके कारण लोग अपराध कर रहे हों। ज़्यादातर जो नशे में लोग हैं, जो छोटी चोरियां हैं वो करते हैं। मुझे लगता है कि जो क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड का आदमी शांत दिमाग से शातिराना ढंग से अपराध करता है, वो शायद ज़्यादा बड़े बड़े अपराध करते हैं समाज में। एक तो मेरा ये कहना है। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि नशे के प्रकरणों में इसमें कोई शक नहीं कि पूरे समाज में तमाम हानि हो रही है, डायरेक्ट क्षति हो रही है। जैसा मैं सुन रहा था, जिस प्रकार से लोग उसके गुलाम हो जाते हैं, अपने स्वयं शरीर को हानि देते हैं या तमाम छोटे छोटे ऐसे अपराध कर बैठते हैं जो शायद वो नहीं करते, मामूली पैसों के लिए चोरी कर लेते हैं, अपने आप को गिराते हैं। मुझे लगता है इसमें जो पुलिस की भूमिका है, क्योंकि मैं एक पुलिस विभाग का अफसर हूँ, मुझे लगता है इस पर गहराई से सोचे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी समझ में, मेरी दृष्टि में, मेरी जानकारी में इसमें यदि सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कोई विभाग है तो हमारा पुलिस विभाग है और उसके वो अफसर हैं। मैं उन अफसरों को कहूँगा जो मामूली लालच में नशे के लिए के कारोबार का हिस्सा बन जाते हैं,
उसके प्रति आंख बंद कर लेते हैं, उसमें शिरकत करते हैं, उसमें सहयोग भी करते हैं। तो मेरी निगाह में ऐसे लोग वास्तव में देश के लिए खतरा है, खास करके जब वो पुलिस विभाग में होते हैं, जब वर्दी धारण करते हैं, ऐसे चीज़ों के खिलाफ लड़ने का कथित संकल्प लेते हैं और उस समय चुप रहते हैं, मात्र मामूली पैसे के लिए अपने ईमान को, अपने ज़मीर को ही नहीं बेचते, वो इंसानी रूह को बेच देते हैं और इंसान की आत्मा को बेच देते हैं। क्योंकि एक बार जिसने नशे का शिकार बन गया, उसकी जो तकलीफ है, परेशानी है, वो आप और हम सभी जानते हैं। दुर्भाग्य यह है कि हमें यह अवसर मिलता है कि हम इस पर अंकुश लगाएं, लेकिन हमें चंद प्रपोर्शन ऐसे लोगों के भी हैं जो इसमें हमराज हम साथी बनके पूरे के पूरे महकमे को बदनाम कर रहे हैं, पूरे देश को और हमारी नस्ल को तबाह कर रहे हैं। अमिताभ जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपके पास वापस आएंगे। डॉक्टर अमिताभ शाह जी, डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर नशा क्या है, किस तरह की चीजों को साइंस में नशा समझा जाता है? सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगा, जो साध्वी जी ने भी बताया, अज्ञानता एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि इस चीज़ को और फैला रहा है। जो नशा वाले पदार्थ हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे छोटी नशा हो चाहे बड़ी नशा हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। नशा किसी न किसी रूप में हम सब ने कभी ना कभी किया है, ठीक है। मैं एक नशा छुड़ाने का विशेषज्ञ हूँ, पर मैं भी कह सकता हूँ कि मैंने भी कभी ना कभी किया है। और हम सब ने इसको कभी ना कभी ट्राई किया है। किसी ने सिगरेट ट्राई किया है तो किसी ने शराब ट्राई किया है। मैं डॉक्टर साहब, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके लिए भी क्लियर हो जाए कि जो आपने नशा किया वो कौन सा वाला किया। ये अन्ना जी ने जो बताया वो वाला किया, जो ये बता रहे हैं वो वाला किया? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि किसी ने शराब लिया होगा, किसी ने सिगरेट लिया होगा और किसी ने बीड़ी पिया होगा, किसी ने कॉफ़ी पी लिया, कैफीन भी कॉफ़ी पी लिया, वो भी नशा है, ठीक है। तो सब नशे के आदत, सबको नशे की लत नहीं लगेगी, सबको नशे की आदत नहीं लगेगी। ये खाली 3 से 5% लोग हैं जो कि फंस जाएंगे, जो हल्के वाले नशे वाली चीज़ें। अब मैं आऊँगा हल्का और इन्होंने जैसे बताया सॉफ्ट ड्रग्स होते हैं, हार्ड ड्रग्स होते हैं। वो जो 3 से 5% लोग कौन होंगे ये बोलना बहुत मुश्किल है। कौन किसको शराब की लत लगेगी, और जिसको लगी उसके लिए तो लाइफ और उसकी परिवार और बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। सिगरेट, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, फिर शराब, भांग, इनको एक तरफ रख लिया जाए। बाकी जितने नशे हैं, जैसे स्मैक को हेरोइन बोला जाता है, अफीम, मैंड्रैक्स, फिर कोकेन, आजकल डिजाइनर ड्रग्स, बहुत सारे और हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। जितना मैं नाम लूंगा लोग उसको और एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि जिनको लत लगने की प्रवृत्ति यदि हम देखें, इन लोगों में कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक होता है एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब वो लोग जो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं वो ज़्यादा चांसेस है वो फंसेंगे। जो एडवेंचरस होते हैं, सो कॉल्ड एडवेंचरस, इन सब चीज़ों में, ठीक है। फिर ऐसे भी हैं कि जो कि नई चीज़, एकदम एक्सपेरिमेंट करना है नई चीज़। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरों की बातों में फंस जाते हैं, जिसे पीयर प्रेशर हम कहते हैं। जैसे इन्होंने बताया, तू नहीं कर सकता, इसको लेकर देख ले एक बार। और एक ऐसा होगा कि मैं कुछ भी लूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फंस गए, मतलब ट्रैप्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये सारे जो मैंने सेकंड ग्रुप ऑफ ड्रग्स बताया, एक बार लिया बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो छोड़ ही नहीं सकते उसको। कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण वो छोड़ सके, जैसे यदि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ हार्ड ड्रग्स बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ का सप्लाई चेन नहीं होता है कंटिन्यूटी में। जैसे कुछ पार्टी ड्रग्स होते हैं, वो आता है जब शहर में तो उन लोगों को पता लग जाता है, फिर बीच में काफ़ी वक्त तक वो नहीं लेंगे, पर जब आया उनको पता लगा तो फिर वो लेने लगेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी बात ठीक है, लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो सप्लाई की वजह से कहीं ना कहीं कोई ले नहीं पाता है तो वो छूट जाता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, एक्सपेरिमेंट की आपने बात करी है, आजकल ऐसे ऐसे नशे निकाल रहे हैं नौजवान जो पीढ़ी आ रही है। पेट्रोलिंग का नशा होता है, पेट्रोल सूंघते हैं, चूना सूंघते हैं, सही बात है। ऐसी ऐसी चीजें निकाल रहे हैं जो हर घर में मौजूद है। ऑइंटमेंट खाते हैं, उससे कैसे बचा जाएगा? उससे कैसे बचाएंगे हम अपने बच्चों को?
ये सारे जो आप बोल रहे हैं ना, डिजाइनर ड्रग्स या Alternate drugs. जो कुछ होते जैसे इनहेलेंट्स होते, मैं डेलिबरेटली नाम नहीं लेने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि फिर जो इनको पता नहीं है वो भी जाके उनको एक्सपेरिमेंट करेंगे। समझ आ रहा है? तो मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा, इन सब चीजों से दूर रहना ही सबसे बढ़िया। उसका और कोई, जिसे ये जो जया जी जिस चीज में काम कर रही है, इसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब ही ये है कि जो नहीं लेते उनको दूर रखा जाए। एक स्टेप हुआ प्राइमरी प्रिवेंशन। दूसरा ये जो अमिताभ ठाकुर जी कर रहे हैं कि सप्लाई चेन को ही बंद कर दिया है, नहीं तो करोगे क्या नशा? समझ आ रहा ना? और ये प्राइमरी प्रिवेंशन पार्ट हुआ। और जो दूसरे वाली चीज की हम बात करेंगे अभी, जैसे इन्होंने कहा कि एक बार नशे में हम अटक गए तो हम निकल नहीं सकते, ऐसा नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर मेरे अनुसार कोई भी नया नशा लेना नहीं चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, आपने सारी बात सही कर रहे हैं। हम एज पर भी आएंगे, दूसरे फैक्टर्स पर भी आएंगे, सब पे बात करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो मेरे ख्याल से जो जनता देख रही है, दर्शक देख रही है, और खासतौर पर जो नौजवान पीढ़ी देख रही है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल आता होगा, क्योंकि आजकल पब्स, क्लब्स, लॉन्च बहुत आम बात हो गई है। वहां नौजवान पीढ़ी खासतौर पर जाती ही जाती है, कॉलेज स्टूडेंट्स वहां पर जाते ही जाते हैं। क्या आप वहां पर जाकर जो अल्कोहल लेते हैं वो सही मानते हैं या वो भी गलत है, उन्हें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? देखिए, मैंने क्योंकि ये एक तरीके से ट्रेंड में आ गया है, फैशन में आ गया है कि लोग जाएंगे लॉन्च में, क्लब में जाएंगे और वहां जाके कहा जाता है कि अगर आप पार्टीज में आ रहे हैं और अगर ये पैक नहीं लगा रहे हैं तो पार्टीज जाने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको यही बता रहा हूँ। मैंने एक एज बताया 21 ईयर्स, ये ठीक है। उससे कुछ लोग एग्री कर भी सकते, कुछ लोग एग्री कर भी नहीं सकते। 18, 21 दो ही एज जिसमें कंफ्यूजन है। मैंने यदि आपको सब कुछ बता दिया कि इससे ये नुकसान हो सकता है, ये मैंने खाली सॉफ्ट ड्रग की बता रहा हूँ जो लीगली परमिसिबल है, ठीक है। इसमें अल्कोहल और स्मोकिंग की बात हो रही है। पब्स में आजकल बहुत कुछ अलग भी आने लग गए, दोज आर इलीगल एंड दैट शुड, मेरे एक ही सेंटेंस है उसमें, नो टू illegal ड्रग्स फर्स्ट, एब्सोल्यूट नो टू illegal ड्रग्स। जो लीगली परमिसिबल है, इट्स वेरी क्लियर दैट आपको पहले ही बता दिया गया है कि इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ यू हैव अ चॉइस एज अ अडल्ट वेदर यू वांट टू इंडल्ज इन दैट और नॉट। बड़ी मुश्किल से किए थे अंदर के भेड़िए, 2 घूंट क्या पी सभी आजाद हो गए, कर दिया सारे रिश्तों का खून और खुद बर्बाद हो गए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बात करेंगे नशे से जुड़े कुछ अहम पहलुओं पर। सियासत की हर बात, जुर्म की पूरी पड़ताल, घपलों घोटालों की खुलेगी हर फाइल। अब यूपी की हर खबर पर रहेगी प्राइम न्यूज की नजर। देखिए यूपी 7 बजे सिर्फ प्राइम न्यूज पर। प्राइम न्यूज उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 546 पर, एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर, डेन नेटवर्क के चैनल नंबर 344 और 348 पर और नेट विजन के चैनल नंबर 209 पर। प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। मैं यूपी हूं, मैं सियासत का गहवारा हूं। गंगा जमनी तहजीब मेरी पहचान है। बनारस की सुबह शाम ए अवध मेरी आन है।
सियासत के कई दौर मैंने देखे हैं, शह और मात के कई खेल मैंने देखे हैं। दिग्गजों ने ठोक दी है चुनावी ताल, अब मैं फिर हूं जंग के लिए तैयार। मैं यूपी हूं, जल्द आ रहा है सिर्फ प्राइम न्यूज पर। कराते हुए देखे हैं कुछ लोग, दम तोड़ते हुए देखे हैं कुछ लोग, नशे के पास में जकड़े हुए सांसों का दामन छोड़ते हुए कुछ लोग, दुखी देखे हैं कुछ लोग, तरसते खाने को कुछ लोग, परिवार उजड़ते देखे हैं मुश्किलों में घिरे हुए कुछ लोग। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नशे से जुड़े कुछ पहलुओं पर। हमारे साथ मौजूद है वो भाई जो खुद तो नशा नहीं करता, लेकिन उसका भाई नशा करता है और उसकी वजह से पूरे परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्योंकि आपका भाई नशा करता है तो उसकी वजह से किस तरीके की दिक्कतों का सामना आपके परिवार को करना पड़ रहा है। जी, वो नशा करते हैं, अगर उन्हें नशे के लिए पैसा न मिले तो वो कुछ भी चीज़ ले आ सकते हैं। मतलब उन्हें बर्तन है, घर के इन्वर्टर है, गैस सिलेंडर है, अगर घर में तो कुछ नहीं मिला तो बाहर चोरी चकारी करते हैं। शादीशुदा हैं, कुंवारे हैं? कुंवारे। तो कोई सुधार में कोई गुंजाइश नहीं है? घर वाले रोकते टोकते नहीं है उन्हें? रोकते हैं, जो 2 बार उन्हें नशा के अंदर भेज दिया उसके बाद भी नहीं सुधरे? जी नहीं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आखिर एक परिवार इतना परेशान रहता है, जो करता है उसके साथ तो दिक्कतें हैं ही हैं, लेकिन उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो उसके परिवार के लोग हैं, उन्हें भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आखिर क्या इलाज है इस बीमारी का? देखिए, सबसे पहली बात, नशा का इलाज है। जो ये समझते हैं या सोचते हैं कि नशा का इलाज नहीं है, वो एकदम गलत है। ये नशा का जो इलाज है वो एक प्रक्रिया है। वो ऐसा नहीं है कि एक बार ही करवाया और वो खत्म हो गया। एक ओपीडी में गए, आपने दिखाया और आपको कोई दवाई दी गई और वो छू मंतर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो इलाज है सिर्फ हॉस्पिटल, क्लिनिक या रिहैबिलिटेशन सेंटर तक नहीं है, क्योंकि उसमें परिवार, कामकाज, बाकी सब कुछ भी असर डालता है। तो उन सब चीजों को अपने जगह लाना जरूरी है। मैं एक तरफ से शुरू करता हूं। जैसे किसी को लत लग गई, जैसे इन्होंने जैसे कहा इनको स्मैक की लत लग गई। स्मैक का जब लत लग गया किसी को, तो सबसे पहला काम होता है किसी डॉक्टर के पास जाना। अब हर जगह हिंदुस्तान में स्पेशलिस्ट, नशा छुड़ाने का स्पेशलिस्ट नहीं है, पर जो एमबीबीएस डॉक्टर है वो उसको इतना ट्रेनिंग दिया जा रहा है आजकल कि वो इस चीज को थोड़ा सा मदद कर दे मरीज को। क्योंकि जब वो नशा छुड़ाने जाता है, एक तो इंसान नशा इसलिए कंटिन्यू करता है क्योंकि उसे अच्छा लगता है, दूसरा इसलिए भी कंटिन्यू करता है क्योंकि वो जो छोड़ने के बाद इमीडिएटली जो परेशानी होती है, जिसे हम विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं, वो भी बहुत पेनफुल होता है। तो विड्रॉल सिम्टम्स को यदि, उस पेन को यदि हम, उस दर्द को यदि हम कम कर सके, तो बहुत लोग उससे बाहर आ जाते हैं। जी। जब एक बार नशे से बाहर आ गए, और वो ऐसा नहीं कि 1 महीना 2 महीना लगता है उसमें, उस जो विड्रॉल सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए 1 हफ्ता से 10 दिन में डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। मतलब उसने 10 दिन के लिए कोई नशा नहीं लिया। उसके बाद मेजर चैलेंज शुरू होता है कि आगे वो बाहर जाके, हॉस्पिटल से बाहर जाके या घर के जो रेस्ट्रिक्शंस है उससे बाहर जाके फिर से नशा करेगा या नहीं करेगा। उसमें बहुत वेरिएबिलिटी है। कुछ नशे होते हैं उसमें करने के चांसेस बाहर जाके बहुत ज्यादा, कुछ में कम है।
कुछ मोटिवेशन में भी डिपेंड करता है, कुछ सपोर्ट सिस्टम में भी डिपेंड करता है। यदि सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, बहुत मोटिवेटेड है, तो वो छोड़ देगा, उसके बाद उसको और जरूरत नहीं है। ठीक है, स्मैक के लिए भी ये है। पर कुछ लोग जो होते हैं नशा छोड़ने के बाद 10 दिन छोड़ने के बाद फिर से उनको होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि घर का माहौल सही नहीं है, काम नहीं है, वही दोस्त आसपास जो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दोस्त आसपास के जो है वो पीते हैं तो उनको भी जाना पड़ेगा। तो उनके लिए हम बोलते हैं कि वो कुछ वक्त तक रिहैबिलिटेशन सेंटर में चले जाए। उसमें क्या होता है कि जितने वक्त तक इंसान नशे से दूर रहेगा उसका तलब उतनी हल्की पड़ती रहेगी, मतलब वो अपने आप को कंट्रोल कर सकेगा। और इस पद्धति में ऐसा भी होता है कि छोड़ दिया, 1 साल छोड़ दिया, फिर पॉसिबिलिटी है फिर से आ जाए, तो उसमें उसको हताश नहीं होना या परिवार को हताश नहीं होना होता है। परिवार को और पेशेंट को दोनों को जल्दी से जल्दी फिर से डॉक्टर के पास जाना होता है और फिर से उस प्रक्रिया में जाना होता है। आपने पूरा प्रोसेस बताया डॉक्टर साहब, लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में आई, आजकल बहुत बड़े बड़े इश्तहार आते हैं, ऐड चलता है, कैंपेन चलता है जिसमें लिखा होता है कि फौरन नशा छुड़ाएं। कितनी हकीकत है, कितनी जमीनी हकीकत है? मैं इसी चीज में भी आ रहा हूँ, मैं इस चीज में आता हूँ। 1 मिनट, मैं पहले इस चीज को एक खत्म कर देता हूँ, एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये कह रहा था कि कुछ नशे में बार बार रिलैप्स होना, फिर से नशा पकड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप उनको प्रोत्साहित करना होता है, निराश नहीं होना होता, परिवार वालों को प्रोत्साहित करना होता है, फिर से ट्रीटमेंट करने चल और जल्दी से इससे बाहर आ। ठीक है, पर एक वक्त आता है बार बार छोड़ने के बाद कि वो छोड़ देता है। कुछ लोग होते हैं जो कि नशे के इतने बुरे हाल में होते हैं वो छोड़ नहीं सकते, उनके लिए भी इलाज है। उनको फिर इन सब नशे खरीदने की जरूरत नहीं है। सरकार एक तरह की कुछ खास तरह की दवाइयां देती है, बांटती है, फ्री में बांटती है, जिससे कि उनको वो तलब भी थोड़ी सी पूरी हो जाए और विड्रॉल सिम्टम्स भी ना आए, जिसे हम हार्म रिडक्शन कहते हैं। ये खाली उन लोगों के लिए है जो कि नशा छोड़ने के लिए उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। हार्म रिडक्शन आज के तारीख में जो भी बड़े बड़े इंडिया के इंस्टीट्यूशंस हैं, इंक्लूडिंग जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के भी, जो इस एरिया में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के भी सेंटर्स हैं जहां पर हार्म रिडक्शन प्रिपेयर किया का जो सर्विसेज अवेलेबल है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस तरह के जो बहुत ही बुरी तरह से फंसे हुए पेशेंट्स हैं उनको उन सेंटर्स में जाना चाहिए, ना कि वो जो आजकल बहुत हर जगह पे डी एडिक्शन सेंटर के नाम पे खोला हुआ है, जहां पर कोई फैसिलिटी नहीं होती, कोई प्रोफेशनल नहीं होता, कोई डॉक्टर नहीं होता, बस बंद कर देते, सोचते कि इलाज हो गया। ऐसा नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लोगों को जानना जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या सेंटर्स हैं जहां पर डी एडिक्शन होता है, आप पहले वहां जाइए, वहां से आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर में यदि भेजना हो तो वो आपको गाइड कर देंगे। हाँ, जो ये एडवर्टीजमेंट्स आजकल हम भी खुद देखते हैं कि ये हर्बल चीज है, आप ले लीजिए और छूमंतर हो जाएगा। बहुत सारी स्टडीज भी लोगों ने करके देखा, ये खाली मार्केटिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो खत्म हो जाता। बिल्कुल, ये बहकावे में ना, बहकावे में मत आइए, वो काफी एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है और उसमें कुछ होने वाला नहीं है। जिसका छूटने वाला है वो खुद भी छोड़ सकता है यदि उन चीजों से यदि वो छोड़ता है। ऐना, आजकल जिस तरह के गाने बन रहे हैं, खासकर हनी सिंह, रफ्तार, बादशाह जैसे रैपर शराब को जिस तरह से अपने गानों में बयां कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसका भी बहुत असर पड़ रहा है हमारे समाज पर? Of course. छोटे छोटे बच्चे गाते हैं 4 बोतल वोडका, काम मेरा मतलब भी नहीं पता और वो फिर पूछेंगे ना वो वोडका और वो मतलब क्या है उसका। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एक जिनको पता है कि कोवर्ट मार्केटिंग होती है जी। हर कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स को किसी ना किसी तरह से इनडायरेक्टली प्रमोट करना चाहता है, ठीक है। तो इन सब चीजों में ये जो गाने वगैरह होते हैं या कुछ एडवर्टाइजमेंट जैसे सोडा के बोतल का, ये आजकल एडवर्टाइजमेंट भी कोवर्ट तरीके से शराब और इन सब चीजों के बारे में आने लग गया है।
तो इन लिरिक्स में भी आप यदि ध्यान देते हैं, ये भी एक तरह का कोवर्ट मार्केटिंग ही है। बिल्कुल। एक चीज़ यहाँ पर है, अब बहुत सारी स्टडीज़ हैं, हालांकि इंडिया में ये स्टडीज़ कम हैं, कि जो भी मास मीडिया है, जो भी लेस मैच्योर्ड माइंड्स हैं, स्पेशली यंगस्टर्स की, तो जितना भी मास मीडिया है वो मास मीडिया बच्चों का और यंगस्टर्स का डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। आप क्या निर्णय लेते हैं, क्या फैसले लेते हैं, किस तरीके का माहौल आपके चारों तरफ बनाया जाता है। विजुअल मार्केटिंग है, ऑडियो विजुअल मार्केटिंग है, कैंपेन एड्स हैं, हर चीज़ आपको कोई कंपनी जो प्रोड्यूस करती है वो बेचना है उनको। तो ये भी चीज़ें क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है, जिसे हम कहते हैं कि जब आप कुछ इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं तो उस इन्फॉर्मेशन को आप कैसे आपका ब्रेन प्रोसेस करके डिसीजन लेता है। तो नशे के मसले में भी जिन चीज़ों पर आपने कहा, क्योंकि गाने और फिल्में और एडवर्टाइजमेंट्स ये सभी लोग मास मीडिया का ही एक हिस्सा हैं, कम्युनिकेशन का ही एक हिस्सा हैं। तो हमारा, क्योंकि मैं आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए ये संदेश तो ज़रूर देना चाहूँगी कि आपकी अच्छी पहल है जहाँ पर हम इतनी डिटेल में बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो इन चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, इन्फॉर्मेशन को, इन जानकारियों को, उन्हें भी रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए कि वो क्या चीज़ बना रहे हैं। और बच्चों के ऊपर, यंगस्टर्स के ऊपर और समाज में कई मैच्योरिटी ना एज के साथ नहीं आती। कई बार आप देखेंगे 40 साल का व्यक्ति है लेकिन समझ या डिसीजन मेकिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो समाज में हर व्यक्ति उतना मानसिक तौर पे सुदृढ़ और मजबूत नहीं है। तो हम अपने समाज में किन चीज़ों, क्योंकि मीडिया के संग एक बड़ी समस्या है कि जी हम तो समाज का दिखा रहे हैं, आप उसमें से चूज कर लीजिए। लेकिन उसमें दूसरा पहलू भी है ना कि समाज भी कहीं ना कहीं उसमें एक्सेप्टेंस दे रहा, अपनी तरफ से उसे स्वीकृति दे रहा, क्योंकि वहां पर तो डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम है जी। उनको तो चॉइस, आप कहते हैं कि चॉइस ऑफ डिस्क्रिप्शन। अगर हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार जैसे रैपर कामयाब हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें स्वीकृति है। और अगर सेंसर बोर्ड उनको रोक दे तो हम तो सेंसर बोर्ड के ऊपर दाना पानी लेकर चढ़ जाते हैं कि हम लोग अडल्ट हैं, हम बड़े समझदार हैं। जवाब ये डीजे एनर्जी ज्यादा बेहतर दे सकती है। आप पार्टी में जाती हैं, वहाँ पर कोई, मेरे ख्याल से मोहम्मद रफी साहब या मुकेश कुमार या किशोर कुमार के गाने तो कोई पूछेगा नहीं। आपके सामने भी डिमांड आती होगी, लोग बोलते होंगे आपको ये गाना बजाइए, वो गाना बजाइए। वो अवेलेबल है ना, अगर प्रोडक्शन में ही नहीं होता तो कौन डिमांड करता। तो कहीं ना कहीं जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी रिस्पॉन्सिबली प्रोड्यूस करें, क्योंकि हम सारी समझदारी जनता से तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना। लेकिन समाज भी बहुत बड़ी ताकत होती है और उस ताकत को हम लोग मिसयूज कर लेते हैं कई बार, तो ये मिसयूज भी है कहीं ना कहीं। एक बार फिर सीधा लखनऊ चलते हैं, जहाँ से हमारे पास यूपी पुलिस के आईजी अमिताभ ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, हमारे देश में नशे की ज्यादातर चीजें प्रतिबंधित हैं, फिर भी ये खुलेआम खरीदा और बेचा जाता है। कहते हैं पुलिस की मिली भगत से ही ये कारोबार चलता है। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जिनमें यदि हमारा डिपार्टमेंट है, या मैं यहाँ पर 2-3 और डिपार्टमेंट्स को भी कहना चाहूँगा, जैसे कस्टम्स है, मुझे लगता है कि जो बॉर्डर पे जो फोर्सेस गार्ड कर रहे हैं वो हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है। इन डिपार्टमेंट्स की मिली भगत न हो तो मुझे नहीं लगता है कि यह व्यापार हो सकता है, इस स्तर पे हो सकता है, क्योंकि इसका एक अपना डेफिनेट चेन होता है। जो चेन सप्लाई मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है, सप्लाई चेन में बिना वो सप्लाई चेन के पूरा हुए वह चीज़ें इन्फिल्ट्रेट नहीं हो सकती हैं। एक स्थान से शुरू हुआ, दूसरे स्थान तक गया, उसके बाद ब्रोकर्स हुए, सब ब्रोकर्स हुए, यह पूरी एक प्रक्रिया है, प्रणाली है। इस प्रणाली में लगभग हर स्टेज पे इंफॉर्मेशन लोकल पुलिस को, कस्टम्स के ऑफिसर्स को, एक्साइज के ऑफिसर्स को रहता है, और वहाँ लोग आंख मूंद लेते हैं जिन्हें ऐसी लालच होती है, ऐसी चाहत होती है। और जो आपने बात कही सर, बात नहीं है कि वह जो लालच और चाहत होती है वह इस पूरे व्यापार को के लिए मुफीद होती है और एक पूरा खाद देती है। खतरा वहीं पे है, उसे कैसे रोकना है, यही हम सबों के लिए चुनौती है। बिल्कुल अमिताभ जी, हम आपकी बात की सराहना करते हैं कि आपने एटलीस्ट चीज़ों को माना और बिल्कुल सच्चाई को दर्शकों के सामने, जनता के सामने रखने का काम किया है। दया जी, आपसे जानना चाहते हैं साध्वी जी कि क्या खास उपाय ये जो नशे पीड़ित लोग हैं कर सकते हैं कि इससे बचा जा सके? पहली चीज़ तो जो आपने नशा पीड़ितों के लिए कही, डॉक्टर अमिताभ ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है कि हम कभी भी अगर नशे के आदी हो भी गए हैं तो हमें ये
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम कभी नहीं छोड़ सकते, ये जो दिमाग के ऊपर प्रेशर बन जाता है। तो उन्होंने बताया कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आपके परिवारों वालों को भी जानना चाहिए, कुछ पता करना चाहिए कि कौन से सही सेंटर्स हैं। जो गली मोहल्लों में ऐसे ही अनऑथोराइज्ड कुछ खुल जाते हैं, वो काफ़ी नुकसान करते हैं, वो साइकोलॉजिकली भी पेशेंट को बहुत डैमेज करते हैं। तो आप ऑथोराइज्ड और बहुत तरीके से जो इक्विप्ड और जहाँ पर स्टाफ ट्रेंड हो वहाँ जाएं, और प्रॉपर जो प्रोसीजर है कि ये नशा छोड़ना भी एक प्रक्रिया है। और परिवार वाले खास तौर पर क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति नशे में पड़ जाता है तो हम ना हमारी आम भाषा में कहते हैं कि लानतें दे देकर ही उसको आधा मार देते हैं कि तेरे बस का छोड़ना नहीं है, तू घर को फलाना ढिमकाना एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो हम बोलते हैं। इसमें परिवार से भी सपोर्ट चाहिए कि आप अपना जो भी व्यक्ति पीड़ित है आप उसके संग बैठें, बात करें, उसको समझें, उसको समझाएं कि वो परिवार का हिस्सा है, जो वो करता है उससे परिवार पे फर्क पड़ता है, वो इम्पोर्टेंट है, आप उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। इसे फैमिली के अंदर फेथ बिल्डिंग कहते हैं। आप पीड़ित के संग परिवार फेथ बिल्डिंग करे, वो हर वक्त नहीं नशे में रहता। जब आप देख रहे हैं कि वो एक भाई पीड़ित है, कुछ कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब भी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? ये हमने अपने भाई को एक पहली बार नशा केंद्र भेजा, तो उन्होंने कहा जी इनका 6 महीने का कोर्स होगा, तो हमने उन्हें 6 महीने रखा। फिर वो दोबारा आए, वहाँ से हम लेकर आए उन्हें, तो उन्होंने 3-4 दिन बाद दोबारा करना चालू कर दिया। फिर हमारे पापा ने दोबारा भेजा उन्हें, फिर दूसरे वाले में भेजा, गजरोल में 2 हैं। फिर उन्होंने कहा फिर 1 साल का कोर्स है, फिर हमारे पापा ने 1 साल का कोर्स कराया वहाँ, फिर आगे वो दोबारा कर रहे हैं। ये इन्होंने जो बात कही है, ये मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कितने अच्छे सेंटर्स थे। और जैसे डॉक्टर साहब ने बात कही रिहैबिलिटेशन सेंटर की, इसमें मैं एक बात बोलूँगी, इसे रिलैप्स कहा जाता है। और ये ऐसा है कि आपके शरीर से तो नशा निकाल दिया, लेकिन आपके माइंड में जो मेंटल ऑब्सेशन होती है, यहाँ पे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि हमारी जो थेरेपी है, जिसे हम साइकोमेट्रिक ट्रीटमेंट भी कहते हैं, उसमें हम लोग एक स्पिरिचुअल प्रोसेस होता है जिसके इसमें दूसरा पहलू ये भी है, ये अक्सर देखा गया है, जिस तरीके के नशा मुक्ति केंद्र की बात यहाँ हो रही है, अक्सर वहाँ के कर्मचारी भी ड्रग्स उपलब्ध कराते हैं वहाँ पर। तो कैसे सही होगा? अब ये तो मैं आपको ये बताऊं कि ज्यादातर ये जो अनऑथराइज्ड नशा केंद्र खुले हुए हैं, वो उन्होंने खोला हुआ है जिन्होंने, जो पहले पीड़ित थे उन्होंने छोड़ा है, उन्होंने जिस किसी तरह से भी छोड़ा है। हाँ, बिल्कुल, वो उसी को सोचते हैं, यही प्रोसेस है और यही सब पे काम कर जाएगा। और मैं इनको ये बताना चाहूँगा, आज की तारीख में ऐसी भी दवाइयाँ हैं जो कि लेने पे उसके ऊपर यदि नशा लीजिए, नशा नहीं होता है। हमारे साथ 2 मित्र यहाँ बैठे हैं, कुछ अभी माइंड वहीं पर है या कुछ सुधरने की ओर सोच रहे हैं? जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि सरकारी दवाइयाँ सरकार बांटती है, जैसे कि फ्री में तो इलाज नहीं होता, बुखार का भी तो दवाई कहाँ से देगी सरकार? डॉक्टर साहब, आपके मरीज आपके सामने हैं, ऐसे सेंटर्स हैं, ये जानकारी आपको नहीं है। वो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यदि आप छोड़ना चाहते हैं। पहले तो आपको सोचना पड़ेगा ना, आप छोड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? चाहत होता है तो लेकिन दवाई मिलती कहाँ है? ये नहीं मिलती है, एकदम मिलती है। मैं सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ, मैं सरकारी किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं काम करता हूँ, मैं बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही हूँ। पर मुझे ये पक्का पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल प्रोग्राम चलाया हुआ है डी एडिक्शंस के लिए, स्पेशली स्मैक वगैरह के लिए, और वहाँ पर चाहे कोई दवाई अवेलेबल ना हो, पर नशा छुड़ाने वाली जो दवाइयाँ जो रेगुलर मेंटेनेंस के लिए होती है वो हरदम सप्लाई में रहता है, क्योंकि एक दिन का भी डोज छूट जाए तो वो फिर नशे में फिर से वापस जाएगा। अमिताभ जी, आखिरी में आपने पूरी चर्चा सुनी, सारी बातें सुनी, सब लोगों ने यहाँ अपनी अपनी बातें कही हैं। आखिर में आपकी तरफ से कंक्लूडिंग कमेंट हम चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे आप? आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, मैं इतना तो कहना चाहूँगा एक पुलिस अफसर के रूप में कि निश्चित रूप से मैंने अपने अनुभवों से देखा है कि जो भी व्यक्ति इसमें पड़ा, निश्चित रूप से उसकी बर्बादी होती है, तबाही होती है उसके पूरे परिवार की। तो पुलिस विभाग है, पूरा गवर्नमेंट है, वो अपनी जगह है ही है, आप है, हम हैं, लेकिन हर परिवार की भी अपनी जिम्मेदारी है। मैं उन सभी परिवारों को कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि यदि वो नज़दीकी रिश्ता रखें अपने ऐसे नए लड़कों से, नौजवानों से, उन पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें, तो पहला चैनल जो है वही है। यदि वो अपनी जगह चूकते हैं तभी दूसरों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में आप भी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एनजीओ से कंपनी या कैंप वगैरह सरकारी दवाई
और इसके लिए सूचना दें, जो कि आम पब्लिक को पता नहीं है। जो गरीब हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें भी नहीं मालूम कि इसका इलाज होता है या नहीं होता, और होता है तो फ्री में कहाँ होता है। कहीं पे भी नहीं होता फ्री में। लाइन लगाते रहो, चक्कर काटते रहो, कुछ नहीं होता। कहीं कोई इलाज नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। सुबह से लेके शाम तक चक्कर खड़े, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आप ठीक होना चाहते हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। हम भी अपने बाल बच्चों को कुछ करना चाहते हैं। नहीं, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं और सुधरना चाहते हैं तो प्राइम न्यूज़ के माध्यम से आपके इलाज का बंदोबस्त तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये बहुत ज़रूरी बात एक जो रह गई है वो मैं बोलना चाहता हूँ। औरतों को नशे से एकदम दूर रहना चाहिए। वो ज़्यादा हानिकारक है, उस इंसान के लिए भी और समाज के लिए भी वो एक बहुत बड़ा खतरा होता है। और जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको तो उनको तो दूर दूर तक किसी भी नशे से दूर रहना बहुत ज़रूरी है ना। आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे? हम उम्मीद करें कि वो 4 वोट का अब नहीं बजेगा। या ऑफ कोर्स नहीं, वो तो प्रोफेशन है आपका, झूठा कमिटमेंट मत करिए आप। ऐसा तो कर चाह के भी नहीं कर सकते आप। लेकिन आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें। बस जैसा कि सब बैठे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी बातें बोली हैं सबने कि फर्स्ट जो एक बच्चे का घर से शुरुआत होती है, वहाँ से पेरेंट्स से, देन टीचर्स, उसकी समझ उनको ये चीज़ को एडवाइस करना कि कैसे आपको क्या व्हाट डूज और डोंट्स, ये बेसिकली आपको घर से, फिर टीचर से, फिर आपकी जो फ्रेंडशिप, जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ से पता चलता है। तो बी वे, अच्छी संगत में रहिए एंड अपने दिमाग से। अब हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगेन मैं सॉन्ग्स को लेके बोलूँगी कि आप उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे लेते हैं। सॉन्ग्स हैं और भी बहुत चीज़ें हैं, बट आप कैसे लेते हैं उस चीज़ को, एक एंटरटेनमेंट के उससे लेते हैं या डीप में जाके। अब वही बात है, डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ों के नाम नहीं लिए क्योंकि लोग उसको ट्राई करेंगे। तो ये सब अपने माइंड गेम है, इट्स ऑल अबाउट ब्रेन गेम। तो ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ठीक है, आप कंट्रोल में रहकर एंजॉय करिए, एंजॉय कीजिए बस। बाकी एज लिमिट या दैट्स मैटर्स। साध्वी जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जितना हो सके, जो लोग यूज़र्स हैं, जिन लोगों ने कार्यक्रम देखा, जो परिवार हैं जिनके अंदर लोग ऐसे सदस्य हैं जो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं किसी भी तरीके से, और जो लोग खुद यूज़र्स हैं, वो कोशिश करें सही ट्रीटमेंट सेंटर्स ढूंढने की। और इस ट्रीटमेंट को ढूंढने में उनको एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर आप डी एडिक्शन ट्रीटमेंट जाने के बाद भी अगर आप दोबारा नशा ले रहे हैं, यानी कि आपका माइंड जो है वो कंपल्शन क्रिएट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अपनी विल पावर को बनाए रखें और उस कंपल्शन के बीच में आप ना छोड़ें। दूसरा, जो लोग आज तक ड्रग्स जिन्होंने कभी नहीं इस्तेमाल की, चाहे कोई भी प्रकार की सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू, प्लीज़ से नो टू ड्रग्स। कभी भी पहला इस्तेमाल ना करें। ज़िंदगी में एंजॉय करने के, खुश रहने के और बेहतर बनने के और बहुत तरीके हैं। सिर्फ एक इस चीज़ को छोड़ दीजिए, आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, आपके लिए बेहतर होगी, आपके परिवार के लिए बेहतर होगी, आपके भविष्य के लिए अच्छी होगी, हमारे समाज और हमारे देश के लिए अच्छी होगी। आपने भी कुछ सोचा अपने भाई को, या घर पर जाकर कुछ बोलेंगे? समझाएंगे उन्हें, कोशिश करेंगे समझाने की। सर समझाने का फायदा नहीं है ना, समझ में ही नहीं आता। आप हमारे पास भी ला सकते हैं उनको। आप साध्वी जी के पास ले जा सकते हैं, ले आएंगे। आप तो उसको सामने से बोल रहे हैं। We can help। दोस्तों, सबसे पहले जरूरत होती है आपकी प्राथमिकता क्या है। यहाँ हमने बहुत सारी चर्चा करी, सब लोगों ने अपनी अपनी बातें करी, सारे बहुत ही अनुभवी लोग थे। कुछ लोग ऐसे थे जिनके ऊपर ये गुजरी है, कुछ लोग ऐसे थे जिनके परिवार के सदस्यों के ऊपर इस तरीके की चीजें हो रही हैं। कुछ यहाँ पर जानकार थे, कुछ ने इलाज बताया, कुछ ने उसका अलग अलग, सबने अपनी बातें करी। लेकिन सवाल और जवाब होते रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी जिंदगी में आपकी खुद की प्राथमिकता क्या है। जैसे हमारे मित्रों ने यहाँ पर कहा कि वो ठीक होना चाहते हैं लेकिन कहीं उनका इलाज नहीं हो रहा है, या ठीक होना चाहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। आप ड्रग्स के लिए पैसे अगर जुगाड़ कर सकते हैं पैसों का,
तो आप इलाज के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन वही सवाल घूम फिर के आता है कि आप चाहते क्या हैं? आप वो एक दूसरी दुनिया में रहना चाहते हैं या अपनों के साथ, अपनों के बीच में एक अच्छी दुनिया बसाना चाहते हैं और अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं? आप सभी मेहमानों की राय और नशे से जुड़ी आप बीती सुनने के बाद मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अक्सर दूरियां बढ़ाता है नशा, आदमी को नशे में नचाता है नशा। जर्रा बराबर अक्स भी लेने के बाद हर किसी की जिंदगी हो जाती है हराम। जिंदगी बर्बाद हो जाती है उम्र भर के लिए जब कोई लेता है नशे का दामन थाम। नशे की लत अक्सर मजबूरी, शौक या फिर स्टेटस दिखाने के तौर से शुरू होती है, लेकिन कब और कैसे लोग नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं इसकी खबर किसी को कानों कान नहीं लगती। खैर, दौर चाहे जैसा भी हो, हर समाज ने नशे को हमेशा ही बुराइयों का पैमाना माना है। इसलिए जितना हो सके नशे से दूर रहें और दूसरों को भी दूर रखने की कोशिश करें। नसीहत देते रहें, परिवार और जिंदगी के बीच बने रिश्ते को खूबसूरत बनाते रहें, इंसानियत का फर्ज निभाते रहें। आपकी एक कोशिश किसी की जिंदगी बदल सकती है, किसी के परिवार को टूटने से बचा सकती है, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, किसी के लिए कुछ कर दिखाने का नाम है। इसी संदेश के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर रूबरू होंगे किसी और अहम मुद्दे से। तब तक के लिए नमस्कार।